Good evening, everyone. Welcome all of you at the Nimbus Learning powered by the Engineers Academy. जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम कंटिन्यूसली क्लासेस जो है वीडियो लेक्चर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं, लाइव क्लासेस। तो सभी बच्चों का आज फिर से एक बार स्वागत है। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और जो भी आपके रिकमेंडेशन थे उसको भी मैंने केयर किया है। पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जैसे कि यहाँ पर आपको सामने कुछ क्लासेस का टाइमिंग बताया जा रहा है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल वालों की क्लासेस का टाइमिंग बता देता हूँ। जैसे 6 शाम को 6 बजे से 8 बजे तक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास चल रहा है, जो कि अभी आपका चल रहा है। और आफ्टर दैट हमारे पास आपके लिए रीजनिंग का क्लास चलेगा। देखिए, जो रीजनिंग का जो क्लास होगा वो सुबह 9 से 10 चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। जो रीजनिंग का क्लास चलता है, दिनेश अग्रवाल सर क्लास लेते हैं। वो क्लास सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलती है। वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होगा। ओके। और जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और वो भी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होता है। और उस क्लास का जो टाइमिंग, जो दिन है, वो है हमारे पास मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जीके और रीजनिंग दोनों ही अल्टरनेटिव डेज पे चलेंगे और ये आपके सामने है, तो ये क्लासेस को मिस मत करिए। और सैटरडे के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि सैटरडे को आपका क्लास चलेगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन के लिए। ये सिर्फ सैटरडे को क्लास चलेगा 4:30 से 6:30। ओके, ये रीजनिंग का प्रैक्टिस क्लास होगा 4:30 से 6:30। ये सैटरडे के दिन की क्लास है हमारे पास। और सैटरडे को पूरे एक वीक का करंट अफेयर, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए फिर से। पूरे एक वीक का जो करंट अफेयर का क्लास होगा वो शाम को 7 से 8 बजे चलेगा। ओके। जे भी दिनेश अग्रवाल सर का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन होगा वो भी शाम को ही चलेगा, 4:30 से 6:30। तो सैटरडे को आपके पास बहुत सारी क्लासेस है करने के लिए। 4:30 से 6:30 सैटरडे को चलेगा हमारे पास। पहले प्रैक्टिस होगा रीजनिंग का, और जो भी सर ने वीक्स में आपके साथ कंसेप्ट को डिस्कस किया होगा उसको वो सैटरडे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और सैटरडे को 7 से 8 बजे करंट अफेयर का भी क्लास चलेगा शाम को 7 से 8 बजे का। ओके, तो वहां पर एक पूरे वीक का जो करंट अफेयर होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, आपको इसके बारे में मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आपके बाकी जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनके साथ भी इनको डिस्कस करिए आप। ओके, तो एक और आपके लिए न्यूज़ है यहाँ पर। और जो ईसी के स्टूडेंट अगर है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट जो है, तो कम्युनिकेशन का क्लास चल रहा है उनके लिए, गेट के लिए। और जो आईपैड का एग्जाम होगा आफ्टर द लॉकडाउन, आईपैड का एग्जाम होगा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, वो आईपैड से सीधा ही रिक्रूटमेंट करेंगे। और जो भी बीटेक किए हैं स्टूडेंट, तो वो आईपैड का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आईपैड का जो क्लासेस चल रहे हैं, कम्युनिकेशन का क्लास चल रहे हैं, मिस्टर मनोज सर ले रहे हैं इनकी क्लासेस को। सुबह 10:30 से 12 बजे तक चलेगा ये क्लास। ओके, जो 10:30 से 12 बजे तक क्लास चलेगा, ये हमारे पास डेली चलता है ये क्लासेस डेली बेस पे है। और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, गेट और आईपैड एग्जाम के लिए पावर सिस्टम का क्लास चल रहा है अजय नारूका सर का। वो भी जो 10:30 से 12 बजे के बीच में चलता है। ओके, 10:30 से 12 बजे तक के बीच में चलता है, ये भी डेली क्लास होता है। ओके। और अगर कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आपके दोस्त है, तो वो आशुतोष सर का एजेई का क्लास चल रहा है। उसमें एफएम पढ़ा रहे हैं वो, फ्लूइड मैकेनिक्स। और नारूका सर का, अजय नारूका सर का जो एजेई के लिए थ्योरी क्लास चल रहा है पावर सिस्टम का, और वो भी डेली चलता है। वो 3 से 5:30 बजे के बीच में होता है, 3 से 5:30 के बीच में होता है। तो पहले जो हमारी क्लास जो होती है वो 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 से 8 हमारी क्लास चलती है। तो मेरे पहले 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये नारूका सर का क्लास चला करेगा। डेली क्लास चलता है पावर सिस्टम का, तो ये सब आप देख सकते हो। ओके। और जो भी आपके सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। ओके, क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। अभी वापस आते हैं हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में।
यस। अभी आपकी जो रिकमेंडेशन थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्पीड को बढ़ाया जाए, चलो उनकी रिकमेंडेशन को भी हम आज से प्रोसीड कर लेते हैं। मैं स्पीड को इंक्रीज कर देता हूं। और मैं तो हर क्वेश्चन में आपके साथ, मेरा जो था वो ये पर्पस था कि मैं हर क्वेश्चन में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दें। इसलिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो ये भी बता रहा हूँ इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस क्वेश्चन के साथ और क्या क्या बन सकता है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ उसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि आपके सामने है, और जो मैं आपके साथ और एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ उन पर नहीं फोकस कर रहे हैं, तो मे भी आपके लिए वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो हमारे पास में पिछले कितने 6 ईयर हो गए हैं मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हुए, और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को, तो मुझे मालूम है कि कौन से टॉपिक में 6 साल से ज़्यादा से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से टॉपिक में मुझे कौन सा पार्ट आपको बताना है, कितना एक्सप्लेन करना है, और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, और क्या क्वेश्चन ये इसमें आ चुके हैं। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं जो भी बन सकता है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है हर क्वेश्चन में। तो फिर भी अगर आप चाह रहे हैं स्पीड बढ़ाना है तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। और कुछ बच्चों का रिकमेंडेशन था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के ऊपर क्वेश्चन कराया जाए। यस, आई विल टेक द रिकमेंडेशन। ओके, हम जल्दी ही आने वाली क्लासेस में ऑपरेशन एम्पलीफायर के क्वेश्चन भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, सो आप बस बने रहिए और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मोटिवेटेड होके ये क्लासेस को देखिए, और इस क्लासेस को शेयर भी करिए। मैं आपको सभी को एक प्रॉमिस करूंगा कि यही है कि जितना ज़्यादा आप इस क्लासेस को देखेंगे और इस क्लासेस को बार बार रिपीट करेंगे, आप इस क्लास को रिपीट करेंगे, जब भी आपको कोई एग्ज़ाम होगा तो इस क्लास को रिपीट करिए। और एग्ज़ाम के तुरंत पहले रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है। एग्ज़ाम से पहले ही 1-2 महीना पहले ही आपको ये क्लासेस को रिपीट करना होता है। इस क्लासेस को पढ़ते रहिए बार बार। आपके पास हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सो दैट आप उस क्वेश्चन को, आप उस क्वेश्चन से ज्यादा सीख पाए। ओके, अगर अगर मैं चाहूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन, वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पढूं और उसका आंसर दूं और आगे चले जाऊं, और तो वो भी किया जा सकता है। इससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा कर लेंगे, बट जो कुछ चीज़ें हैं उसमें से छूट जाएगी, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपका स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ, अपना स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए। ओके, बीच में अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो वो मेरे को कई बार क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता हूँ। उसका रीज़न यही होता है कि वो बच्चे को फिर से समझ आ जाए। बिकॉज ये क्लास में मैं इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ सीधा सीधा, बिकॉज ये प्रीमियर लाइव है तो इसमें इंटरेक्शन नहीं है हमारे पास पॉसिबल। ओके, तो और कुछ स्टूडेंट को वॉइस का भी लग रहा था। यस, कल कल का जो वीडियो था उसमें लास्ट में थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आई थी, बट आज के लिए मैंने पूरा इंश्योर किया है कि वॉइस जो है वो क्लैरिटी रहे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जैसा कि मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 40 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 39 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 40 भी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन जो है वो 41 डिस्कस करेंगे। तो मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए, सो दैट सभी को अच्छे से दिखाई दे। सो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हुए आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है वो आपके सामने है। आप सब आंसर कर सकते हो और हम जल्दी से जल्दी आगे चले जाएंगे। रिवर्स करंट ऑफ द सिलिकॉन डायोड, रिवर्स करंट ऑफ द सिलिकॉन डायोड के बारे में पूछ रखा है। आप ऑप्शन भी पढ़ लीजिए फटाफट। रिवर्स करंट ऑफ ए सिलिकॉन डायोड, पहले ऑप्शन में जो है वो लिखा है हाईली बायस वोल्टेज सेंसिटिव होता है। मीन्स कि वो जो रिवर्स बायस वोल्टेज पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। फिर सी ऑप्शन में देख रखा है कि वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों के साथ सेंसिटिव होता है। डी ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों के साथ इंडिपेंडेंट होता है। तो एक छोटा सा इसके बारे में आपको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं इसके, जो कि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ये एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाया मैंने। अब ये जो है वो रिवर्स करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास क्या है, रिवर्स करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कुछ उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। ये रिवर्स करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस रिवर्स करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि करंट, हम वाई एक्सिस पे करंट लिए हैं रिवर्स करंट, और
एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज है और इवन नेगेटिव वाई एक्सिस पे रिवर्स करंट है। तो आप देख सकते हो कि करंट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रह रहा है, करंट का वैल्यू जो है कांस्टेंट ही रह रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं बट करंट का वैल्यू यहाँ पर सैचुरेटेड है, कांस्टेंट है। ओके, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो रिवर्स करंट होता है, यहाँ पर लिख रखा है, जो रिवर्स करंट होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है विद चेंज इन रिवर्स बायस अप्लाइड वोल्टेज। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट क्यों लिखा गया है यहाँ पर, आइडियली बात करें तो वो हमारे पास कांस्टेंट ही लिखता हूँ, बट प्रैक्टिकली देयर आर सम चेंजेस। ओके, देयर आर सम चेंजेस, द वेरी स्मॉल चेंज बट देयर आर सम चेंजेस। ओके, तो रिवर्स करंट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अगर आप ऑलमोस्ट यहाँ से काट भी दीजिए, ओके, बिकॉज पेपर में आपके साथ आइडियली पूछा जाएगा, तो रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन रिवर्स बायस अप्लाइड वोल्टेज। जस्ट यस, अगर ये रीजन का बात करें, ये वाला रीजन जिसको हम ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं, अगर वोल्टेज, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज इस Vz के इक्वल हो जाएगी या इससे ज्यादा हो जाएगी तो करंट जो है वो वर्टिकली इंक्रीज कर देगा। बट इस रीजन में हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को वर्क नहीं कराते हैं, ये ब्रेक डाउन रीजन होता है। ये रीजन जो है वो ब्रेक डाउन रीजन है। ओके, यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है वर्टिकली, वो ब्रेक डाउन रीजन है। इस रीजन में हम नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड को वर्क नहीं कराते हैं। ओके, इस रीजन में हम नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड को वर्क नहीं कराते हैं। ओके, इस रीजन में ये ब्रेकडाउन जो रीजन है, इस रीजन में हम जीनर डायोड को ऑपरेट कराते हैं। ओके, किसको ऑपरेट कराते हैं, जीनर डायोड को। जीनर डायोड को हम ब्रेकडाउन रीजन में यूज करते हैं एज ए वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके, सो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हम ये इंश्योर करके रखते हैं कि जो हमने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया है वो वोल्टेज जो है वो यहां पर लाइक करे, मीन्स कि वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम रहे। वो वोल्टेज जो है रिवर्स, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसके लिए एक कंडीशन रहता है कि रिवर्स बायस वोल्टेज जो होना चाहिए वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। ओके, जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि जो रिवर्स करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है अप्लाइड वोल्टेज के साथ। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में मैंने लिख रखा है कि रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। रिवर्स करंट जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको बता देता हूं, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस, आप लिख सकते हो इस लाइन को, जिनको नहीं मालूम है, जिनको पता है वेरी गुड। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी, हर एक 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो रिवर्स करंट होता है वो 7% से इंक्रीज हो जाता है। 7% से 7% से, ओके, 7% से इंक्रीज हो जाता है। एंड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे तो वो हर एक 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने पर वो डबल हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और उस केस में रिवर्स करंट 100 नैनो एम्पियर है, क्योंकि नैनो एम्पियर्स में होता है, तो 100 नैनो एम्पियर है जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री से बढ़ा दूंगा, तो अगर मैं टेम्परेचर को 20 से 30 ले जाऊंगा, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ले जाऊंगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो रिवर्स करंट है वो डबल हो जाएगा। वो 100 नैनो एम्पियर का 200 नैनो एम्पियर हो जाएगा। और इवन अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दूंगा, 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स की टेम्परेचर अब 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस अगर चला जाएगा, तो उस केस में रिवर्स करंट जो है और डबल हो जाएगा, 200 नैनो एम्पियर का 400 नैनो एम्पियर बन जाएगा। तो रिवर्स करंट जो होता है उसके बारे में ये 2 पॉइंट्स है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिवर्स करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म की वजह से होता है। ये कुछ पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, दैट्स वाई आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ा स्लो है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहे हैं। तो अगर मैं ये सब चीजें नहीं बताऊंगा तो मे भी आपके लिए स्किप हो जाए, कि मे भी आपको क्वेश्चन उसी पे आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ में। तो आपको बता रहा हूँ कि जो रिवर्स करंट है वो कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट मैकेनिज्म से होता है। ओके, जो फॉरवर्ड करंट होता है, ओके, वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म से होता है। ओके, जो रिवर्स करंट है वो ड्रिफ्ट करंट मैकेनिज्म से होता है, और रिवर्स करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ओके, और जो फॉरवर्ड बायस करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूंगा क्या होते हैं एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब
जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा है, देखिए अब मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ तो ये टाइम क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा। ओके, जैसे कि मैंने अभी मुझे लगता है कि जो मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स करंट बढ़ कैसे जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स करंट बढ़ कैसे जाता है। बिकॉज क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स करंट क्यों बढ़ता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपके अगर आ रहा है माइंड में तो क्लैरिटी मैं आपको कर देता हूं कि क्या होता है कि रिवर्स करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, एक होल जनरेट होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे तो उससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का संख्या बढ़ जाएगा। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का संख्या बढ़ जाएगा तो क्या होगा हमारे पास? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का संख्या बढ़ने से क्या होगा कि जो रिवर्स करंट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर रिवर्स करंट इंक्रीज बाय 7%, एंड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर रिवर्स करंट बिकम डबल। ये दूसरा जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। जो रिवर्स करंट होता है वो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। इसके बारे में हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके ऊपर। द डिप्लीशन कैपेसिटेंस का बात किया था लास्ट लेक्चर में। डिप्लीशन कैपेसिटेंस जो होता है ऑफ अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। अब किसी बच्चों को लगेगा कि अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, अगर मैं इसको बताऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही। अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड ऐसे डायोड होता है जिसमें एक साइड पे ज्यादा डोपिंग होता है कंपैरेटिवली दूसरे साइड के। मींस कि अगर पी एन जंक्शन है तो पी में ज्यादा डोपिंग होगा, एन में कम डोपिंग होगा एज कंपेयर टू द पी। अगर पी एन जंक्शन है तो ऐसा भी हो सकता है एन में ज्यादा डोपिंग होगा और पी में डोपिंग कम होगा एज कंपेयर टू द एन। ओके, ऐसी डायोड जो होते हैं उसको अब्रप्ट जंक्शन अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब्रप्ट, और इसका एक और नाम होता है हमारे पास स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड। अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड और द सेकंड वन इज स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो आपको याद रखना है कि ऐसी डायोड होता है तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में ज्यादा डोपिंग होता है, एक साइड में कम डोपिंग होता है। तो इससे कोई फायदा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बट यस हाँ, अब्रप्ट जो आप प्रैक्टिकली कोई भी डायोड लेना जाओगे मार्केट में, अगर जाओगे मार्केट में और आपने एक मार्केट में जाके एक डायोड को परचेस किया तो वो हमेशा एक अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। हमेशा मार्केट में जो डायोड आपको मिलता है वो अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड होता है। उसमें पी साइड का डोपिंग जो होता है वो एन साइड की डोपिंग से ज्यादा होता है जो मार्केट में डायोड नॉर्मली अवेलेबल होता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि जो अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन कैपेसिटेंस है जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, जिसको डिप्लीशन कैपेसिटेंस को हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इसका रिलेशन पूछ रखा है रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ क्या होता है। तो आपको मैं फिर से एक बार ले जाता हूं वहां पर। वैसे जो बच्चे ने कल की क्लास की थी तो उनको मालूम होगा, ये हम पढ़ रहा था उस टाइम पर कि जो ट्रांजिशन और डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला ही फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। तो हमारे पास जो डिप्लीशन कांस्टेंट होता है, जो डिप्लीशन विड्थ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जंक्शन वोल्टेज होता है, और जो जंक्शन वोल्टेज होता है वो रिवर्स बायस और बिल्ट इन वोल्टेज का एडिशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्योंकि जो रिवर्स बायस वोल्टेज होता है वो डिप्लीशन ये बिल्ट इन वोल्टेज से ज्यादा होता है, हाई होता है, इसलिए वीआरबी को हम रखते हैं सीधा ही। तो डब्ल्यू जो है, अभी जो सीटी जो है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिप्लीशन कैपेसिटेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्लीशन विड्थ था। ओके, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विड्थ था, और डिप्लीशन विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स बायस वोल्टेज है। ओके, अंडर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वीआरबी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया था। अब इसी रिलेशन को इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो मैं वहीं पर जाता हूँ। अभी जिन्होंने कल की क्लास नहीं अटेंड की थी वो वहां पर जाके एक बार क्लास को पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है अभी। सिलिकॉन डायोड इज लेस सुटेड फॉर लो वोल्टेज रेक्टिफायर। सिलिकॉन डायोड को हम लो वोल्टेज रेक्टिफायर में नहीं यूज कर पाते, उसका रीजन पूछ रखा है एक तरह का। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में पूछे जाते हैं, एसएससी जेई में खास करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एप्लीकेशन बेस पे होते हैं। तो सिलिकॉन डायोड में
को हम क्यों नहीं यूज कर पाते हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन आपके सामने है, जूम मैंने फुल कर रखा है, तो आप पढ़ के आप बता दीजिए कि क्या होगा सिलिकॉन डायोड को हम किन ऐसे कौन सा रीजन है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, इनमें से एक रीजन जो है हम सिलिकॉन डायोड का नहीं यूज करते हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर के लिए, वो करेक्ट होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए यहां पर सभी। तो होपफुली सभी का आंसर आ चुका होगा। देखिए अब जो सिलिकॉन डायोड होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अभी फुल एक्सप्लेनेशन देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। तो जिनको आता है बहुत बढ़िया है, जिनको आता है बहुत बढ़िया, उसके लिए मैं अभी से क्लैप कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं अभी समझ पा रहे हैं और जिनको लगता है कि मुझे नहीं आता, तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिनको आता है वो भी एक बार सुनिए कि क्या पता उनकी एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ उसको अलग सोच रहे हों वो। तो सिलिकॉन डायोड को हम लो वोल्टेज रेक्टिफायर के में नहीं यूज कर पाते। उसका रीजन क्या है कि सिलिकॉन डायोड को ऑन करने के लिए, फॉरवर्ड बायस लाने के लिए हमें कम से कम उसके क्रॉस 0.7 वोल्ट देना पड़ेगा। आपको पता होगा ना कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। इट इज अ मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप दैट रिक्वायर्ड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस। ओके, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या होता है, ये मिनिमम वोल्टेज हमें चाहिए होता है किसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस। ओके, डायोड के क्रॉस चाहिए होता है सो दैट डायोड जो है उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाए। किस केस में चाहिए होता है, फॉरवर्ड बायस के केस में। किस केस में चाहिए होता है हमें, फॉरवर्ड बायस के केस में। तो बस वही यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि फॉरवर्ड बायस के केस में हमारे पास क्या है, कितना हम वही वही आपसे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन डायोड को हम लेस यूज करते हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर के लिए। उसका रीजन क्या है, तो क्योंकि अगर लो वोल्टेज है तो कम से कम सिलिकॉन डायोड को ऑन करने के लिए ही उसके क्रॉस 0.7 वोल्ट होना चाहिए। मीन्स कि उसको ऑन करने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास हम उसको लो वोल्टेज रेक्टिफायर में यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इट्स cut in voltage is high compared to the germanium diode। अगर हम जर्मेनियम डायोड का बात करेंगे तो जर्मेनियम डायोड का कट इन जो कट इन वोल्टेज होता है, नहीं वो कट इन वोल्टेज, नहीं वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सारी एक ही बातें हैं। कट इन वोल्टेज होता है जर्मेनियम डायोड का वो 0.2 वोल्ट होता है। मीन्स कि अगर हम एक सिलिकॉन डायोड यूज करेंगे, एक जगह पे जर्मेनियम डायोड यूज करेंगे, तो जर्मेनियम डायोड जल्दी ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू द सिलिकॉन डायोड। तो इसका आंसर क्या होगा, कट इन वोल्टेज। सभी को याद रखना है, जिनको समझ आया वेरी गुड, जिनको नहीं समझ आया तो वीडियो जब फिर से सुन लेना, ये वीडियो सेव हो जाएगी वहां पर यूट्यूब पे जाके, और जिसका स्टिल डाउट होगा तो वो डाउट मेरे से पूछ सकता है। आप मुझे सौरभ महाजन के नाम से टेलीग्राम में ढूंढ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में सौरभ महाजन के नाम पे SOURAV जो सौरभ महाजन के नाम पे टेलीग्राम चैनल पे हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे से जुड़ना है तो आप सीधा ही इंजीनियर्स अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे टीचर्स है, जैसे पावर सिस्टम के सर भी है वहाँ पर, नेटवर्क के सर भी होंगे, और सारे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है उस ग्रुप में। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का डाउट होगा तो आप उसी से क्लियर कर सकते हो। तो आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का नाम जो है हमारे पास वो है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, दैट इज EA आप लिख सकते हो, मैंने एक बार चैट में भी लिखा था, EASSEJE इलेक्ट्रिकल। EA मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूं जो हमारे पास है EA फॉर इंजीनियर्स अकेडमी, SSEJE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EASSEJE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नाम से आपके पास वो लेक्चर मिल जाएगा। एक स्टूडेंट का डाउट भी आया हुआ है, मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं उसको, मैं उसको क्लियर कर दूंगा जल्दी, डोंट वरी। ओके, सो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर किसी ने मेरा क्रैश कोर्स का वीडियो देखा तो वहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्रैश कोर्स के वीडियो वाले में हो जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो बना रखा है बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाते हैं। एज कंपेयर टू द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड्स, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप उसको हम
टू डायोड्स वाला फुल वेव रेक्टिफायर बोल देते हैं, क्योंकि सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें दो डायोड यूज करते हैं, और दूसरे साइड पे एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम फोर डायोड यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फोर डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। और जो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर उसको हम क्या बोल देते हैं, टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम वो पूछ रहा है कि एज कंपेयर टू द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड्स, मींस की सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, comma the four diode bridge rectifier has a dominant advantage of, मींस कि ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो सभी का क्लियर होगा, आपको सभी को क्लियर होगा, बट मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ इसके बारे में, आपके पॉसिबिलिटीज और क्या है, इसके बारे में पॉसिबिलिटीज और क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। यस, ये क्वेश्चन होपफुली सभी के स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो ये। ओके, थोड़ा सा इंप्रूव कर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि सो होपफुली सभी को दिखाई दे रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जितना पहले था उतना ही जूम काफ़ी है, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो इतना काफ़ी है। होपफुली सभी को क्लियर है। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। एडवांटेज ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ब्रिज वेव रेक्टिफायर के एडवांटेज जानने से पहले अगर आप डिसएडवांटेज जान लें फुल वेव सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का, डिसएडवांटेज जो थे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का वो क्या था वो आपको मैं बताता हूँ। जो डिसएडवांटेज था सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का वो ये था कि उसमें हम जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर, आपको पता होगा सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में दो हिस्से होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। ओके, और वो दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होते हैं। ठीक है, चलिए ये टेक्निकल नॉलेज छोड़ देते हैं, उसमें हम सीधी बात करते हैं। जो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है जो हम यूज करते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इसकी वजह से एक तो हमारे पास वो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका कीमत ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और दूसरा जो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर का जो साइज होता है वो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के साइज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही होगा कि सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। ओके, और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उसका, वो डिसएडवांटेज ये था कि उसका पीक इनवर्स वोल्टेज जो था, जो उसका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज था वो 2 Vm था। ओके, 2 Vm था। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि पीक यूनिवर्स वोल्टेज 2 Vm होने की वजह से डिसएडवांटेज क्या हुआ, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूँ। तो जो उसका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का जो पीक वोल्टेज 2 Vm होता है वो डिसएडवांटेज होता है। और वो क्यों डिसएडवांटेज होता है आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपको मुझे लगेगा कि आपके ऑप्शन सही है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और अगर मेरे को लग रहा है कि यस आप जो बता रहे हैं वो गलत है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि 2 Vm होने की वजह से पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm होने की वजह से डिसएडवांटेज क्यों है। ओके, तो ये दो डिसएडवांटेज थे। ओके, अब ये जो डिसएडवांटेज जो थे ब्रिज वेव सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के, वो एडवांटेज बन गए किस केस में, ब्रिज वेव रेक्टिफायर में। ओके, तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर का सबसे जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है, इसका लोअर वैल्यू होता है पीक इनवर्स वोल्टेज का। इट हैज लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज कंपेयर टू द सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज Vm ही होता है। ब्रिज वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज Vm ही होता है, बट जो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज Vm होता है, 2 Vm होता है। ओके, जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज Vm, और जो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm होता है। तो इसी को ऑप्शन में आपसे बताया गया है कि इट हैज लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट। ओके, इसी को बताया गया इट हैज लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट। बाकी ऑप्शन भी देख लेता हूँ एक बार। इट हैज हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, लोअर रिपल फैक्टर, दोनों का रिपल फैक्टर सेम ही होता है 0.483। ओके, 0.483। ओके, आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख नहीं सकता मैं, 0.483 होता है दोनों का रिपल फैक्टर। हायर एफिशिएंसी नहीं, दोनों का एफिशिएंसी भी सेम होता है 81.02%, दोनों का एफिशिएंसी भी सेम होता है, और रिपल फैक्टर भी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बस एक ही इसका इसका एडवांटेज है ब्रिज वेव रेक्टिफायर का, वो क्या है, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर से कम होता है। आगे बढ़ते हैं।
यस, अभी ये क्वेश्चन जो है, जो प्योरली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स है उनको ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता क्लासेस में कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है। पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वो पूछ रहा है रिवर्स रिकवरी करंट इन ए डायोड डिपेंड्स अपॉन। रिवर्स रिकवरी करंट जो होता है डायोड में वो किस पे निर्भर करता है। जो रिवर्स रिकवरी होता है डायोड का डिपेंड्स ऑन रिवर्स रिकवरी करंट इन ए डायोड डिपेंड्स ऑन। रिवर्स रिकवरी करंट जो होता है डायोड में वो किस में निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपके पास है फॉरवर्ड फील्ड करंट, स्टोरेज चार्ज, टेम्परेचर। अगर आपने ये कभी सुना नहीं है तो आपको इस वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, डायोड के दो टाइम होते हैं, एक रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, दूसरा जो होता है फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है। डायोड के हमारे पास दो टाइम्स होते हैं, वन इज रिवर्स रिकवरी टाइम, ओके, एक इसका हमारे पास रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, और दूसरा जो होता है वो इसका क्या रहता है हमारे पास, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। एक डायोड का हमारे पास क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, दूसरा क्या होता है, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है। तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, ये वो वाला टाइम होता है जो डायोड को लगता है टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस। डायोड को फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। देखिए अभी स्टूडेंट्स प्लीज आप कोऑपरेट करिए, अगर इन सब चीज़ों को नहीं समझाऊंगा तो इन सब क्लासेस का मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ आंसर बताना है तो आई विल टेक दैट मच ऑफ टाइम, इट डिपेंड ऑन द स्टोरेज टाइम, एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बट दैट विल doesn't make any sense for you peoples, okay, because in the exam they may ask anything else, okay, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसा भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, ऑप्शन बताऊँ और चले जाऊँ, ओके। तो इससे क्या कोई बेनिफिट नहीं है, इस क्लास का फिर बेनिफिट जीरो है। तो प्लीज़ कॉपरेट करिए, आप इस कॉपरेट करिए। मैं अपने बोलने की स्पीड बढ़ा देता हूँ, बट जो मैं बताना चाहता हूँ वो कंप्लीटली बताऊंगा, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करिए। जिनको पता है वेरी गुड, उनको ये क्लास करने की जरूरत भी नहीं है। तो जिनको आता है दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जैसे मैं नाम लेना चाहूँ, जैसे कि शुभम है, विकास है, अरशद है, और और भी स्टूडेंट है, हिमांशु है शायद, वो कुछ और स्टूडेंट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो डेली आते हैं क्लासेस में और क्लास का आंसर कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनकी वजह से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट वो जो स्टूडेंट जो है वो अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए एक गौतम भी है शायद स्टूडेंट का नाम, वो भी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मैं उनके नाम ले दिए हैं जो, तो और बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, ओके। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिए। आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि रिवर्स रिकवरी टाइम है क्या है, तो थोड़ा सा आपको अगर आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, दैट्स वेरी गुड, ओके। सो अब सुनिए क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम है जो डायोड को चाहिए होता है जब वो डायोड फॉरवर्ड बायस से कहा जाता है रिवर्स बायस में। ऐसा नहीं होता है, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत किया था। जब मैंने आपको बताया था एक डायोड हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्वेश्चन ये था कि डायोड को पहले फॉरवर्ड बायस था, उसको हमने बाद में रिवर्स बायस कर दिया t=0 पे, और t=0 पे जब उसको रिवर्स बायस किया गया है तो उसका करंट क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर क्या किया, जीरो आंसर होगा, ओके। बहुत सारे अभी बहुत सारे स्टूडेंट जीरो ही आंसर दिया था उस टाइम पर। मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसको एक ही दम से उसके क्रॉस हमने वोल्टेज चेंज कर दिया, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज उतार के रिवर्स बायस का वोल्टेज कर दिया। फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस जाने का मतलब क्या है, हमें बस पोलैरिटी को ही उल्टा करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने पोलैरिटी को उल्टा कर दिया, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस कर दिया तो वो डायोड भी रिवर्स बायस में तुरंत हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक सम टाइम लगता है, ओके वो टाइम लगता है। तो वो कितना टाइम लगता है डायोड को फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में लेके जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम, ओके। सो जैसे मिनट, तो रिवर्स रिकवरी टाइम जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि क्या होता है। और तो इसी तरह से जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है, तो वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है स्टोरेज चार्ज पे, इट डिपेंड ऑन द स्टोरेज चार्ज, इट डिपेंड ऑन द स्टोरेज चार्ज। स्टोरेज चार्ज जो है वो रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो स्टोरेज चार्ज पे डिपेंड करता है।
और जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है, जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम है उसके बारे में आपको क्या जानना है, तो वो देखिए फॉरवर्ड रिकवरी टाइम वो टाइम है जो डायोड को चाहिए होता है तो अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, कब, रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जब डायोड जाएगा, जब डायोड रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो तुरंत हो जाएगा। जैसे पोलैरिटी चेंज किया, ऐसा नहीं होता कि पोलैरिटी आपने चेंज कर दिया तो वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस चला। इट विल टेक सम टाइम, वो चाहे माइक्रो सेकंड में हो चाहे मिली सेकंड में हो, बट वो टाइम लेता है। ओके, तो ऐसे नहीं आपने तुरंत पोलैरिटी चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा। तो आगे से याद रखना है, रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम है जो डायोड को लगता है फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाने के लिए, और रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो स्टोरेज चार्ज पे निर्भर करता है। इतना और याद कर लीजिए आप इसको। और फॉरवर्ड रिकवरी टाइम क्या होता है, वो टाइम जो डायोड को लगता है रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए। ओके, और जो रिवर्स रिकवरी टाइम, उसके बाद इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होता है। तो आपको याद रखिए रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। तो मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जैसे कि अरशद का मैंने बताया था, एक मनीषा है, और इवन नमन है, संतोष है, और विकास है, और हिमांशु है, गौतम और शुभम का मैं पहले नाम ले चुका हूँ, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अनीता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है, कुछ फन की बात ऐसे भी है, और ऋषभ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, बट जो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड दे रहे हैं तो उनमें से अरशद है, हिमांशु है, और शुभम है, गौतम है, और विकास है, एक विशाल भी है, तो अनीता है, ये सब अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दैट वेरी गुड। उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स जो कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड। उनका कंटिन्यूसली जो ऑप्शंस होते हैं वो राइट आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में उन्होंने भी आंसर गलत किया था, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस कर दिया गया था टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो डायोड का करंट 0 नहीं होगा, वो कुछ टाइम लगेगा। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर छोटा सा, तो प्लीज मेंशन कर लीजिए सब कुछ। अगर जिन्होंने मेंशन कर लिया दैट्स वेरी गुड, जिन्होंने नहीं मेंशन किया तो वो बाद में वीडियो आके फिर से देख सकते हैं और वहां से ये उतार सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर। ओके, ये एग्जांपल लिया मैंने, एक सर्किट लिया है जिसके क्रॉस मैंने एक वोल्टेज लिया है VI। ओके, जिसके क्रॉस मैंने वोल्टेज लिया है VI। ओके, VI का प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। ओके, और एक डायोड के साथ उसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है पहले से। इसको आप डायोड का रेजिस्टेंस मान के छोड़ के आप कोई भी रेजिस्टेंस मान सकते हो, और इस डायोड को दे रखा है वोल्टेज VI। तो जब VI पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पर है, ओके, जब VI पॉजिटिव है तो VI जब पॉजिटिव होगा यहाँ पर तो करंट जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। ओके, जब VI पॉजिटिव है तो डायोड का यहाँ पोलैरिटी क्या मिल रहा है, इसको पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, तो इसलिए डायोड में जो करंट होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड करंट होगा ID। ओके, ID लिख दिया, दैट इज डायोड करंट। ओके, तो अब जैसे ही ये VI जो है, जो प्लॉट है यहाँ पर VI का, अब VI को जब जैसे ही हमने एक बार पॉजिटिव से कहाँ कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो अगर VI को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया तो मींस की पोलैरिटी इसका क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा। अब इसका पोलैरिटी नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है, पोलैरिटी जो है वो रिवर्स है। ओके, तो अब इसका पोलैरिटी जब रिवर्स हुआ, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, अब और ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जस्ट मिनट, और जब पोलैरिटी रिवर्स हुआ तो क्या होगा, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा जो कि यहाँ पर है, और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस में हो गया है। तो आप देख सकते हो कि करंट का जो है वो करंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मींस कि पहले जो करंट था वो P से N जा रहा था, वो अभी N से P जाना शुरू कर देगा। ओके, बट करंट का वैल्यू अभी के लिए ID ही रहेगा, और कुछ देर के लिए वो ID ही रहेगा, और वो धीरे धीरे क्योंकि रिवर्स बायस में जा चुका है, वो रिवर्स बायस में जा चुका है, तो उसका मतलब क्या है, अभी उसको क्या करना है, रिवर्स बायस में जाने के बाद उसको करंट जो है वो धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा। बट वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगा तो उसका करंट 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो इट विल टेक सम टाइम टू रीच एट 0। ओके, तो इसने कुछ टाइम लिया है 0 पे पहुंचने के लिए। ओके, ये जो टाइम जो लिया है इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। अब आपको जो है इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जा सकता है कि बताइए कि रिवर्स रिकवरी टाइम कितना होता है। दैट्स नॉट आपको बनना ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। ओके, बिकॉज आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। यस, अगर आप गेट के स्टूडेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होते हैं तो आई विल टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम ऑल्सो। ओके,
ओके बट आपके लिए जेएन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मैंने आपको बताया है वो मोर देन इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हम वापस आते हैं, जो भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया मेरे को लगता है आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप इस वीडियो को फिर से सुन सकते हो, और अदरवाइज अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं है तो आप अपना डाउट को कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके लाइव चैट के बाद जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी आप डाउट लिख लो, वो डाउट्स को मैं ज़्यादा फास्टली पढ़ लेता हूँ कई बार, तो उसको वहाँ पर लिख दो, तो वहाँ से भी मैं, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्वेश्चन करने, तो मैं उसको ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ओके क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ऑपरेशन एम्पलीफायर के बेस पे मैं डिस्कस कर लूंगा। तो आंसर जो है इसका स्टोरेज टाइम है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप इसका आंसर खुद बता सकते हो। ओके चूज द प्रॉपर सब्स्टिट्यूट्स फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का प्रॉपर सब्स्टिट्यूट पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बना रखा है, बस आप पढ़ लीजिए। टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ओके एक टनल डायोड है, ओके और एक फोटो डायोड है, अवलांच फोटो डायोड। अवलांच मीन अवलांच जो फोटो डायोड होता है, वो जो अवलांच फोटो डायोड होता है, अवलांच फोटो डायोड जो होता है उसका रिस्पॉन्सिविटी ज़्यादा होती है। ओके आपको जानने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, बिकॉज ये हमारे पास एक स्टेप हायर हो जाता है आपके लिए। ओके सो अवलांच फोटो डायोड जो है पूछ रखा है कि इन दोनों की बायसिंग क्या होगी। टनल डायोड आपको बताया था, टनल डायोड जो है वो फॉरवर्ड नेगेटिव रीजन में होता है। ओके नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में होता है, बट उसके लिए वोल्टेज जो होते हैं वो पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, इसलिए हम उसको फॉरवर्ड ही बोल देते हैं। एक्स फॉर फॉरवर्ड। और फोटो डायोड आपको कल ही बताया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, बिकॉज अगर फोटो डायोड को फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो उसमें उसकी रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ओके इसलिए उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं और टनल डायोड को फॉरवर्ड बायस। तो ये हमारे पास सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। तो मैं भी मैंने उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ और नोट्स भी बनाए हों, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दैट क्वेश्चन। ओके शायद मैं बता चुका हूँ कि कौन सा डायोड किस में होना चाहिए था। ओके सो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं सभी से जानना चाहूँगा, आपको खुद ही देना है इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा मैं रेस्ट भी ले लेता हूँ इसके साथ ही, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर सीधा ही दे देंगे, तो होपफुली आपके वॉइस भी क्लियर हो, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से मैं कोई भी गैजेट मीन्स की कुछ भी अभी मार्केट से परचेस नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे पास था उसी से क्लास ले रहा हूँ। ओके बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिस ना बंद हो, इसलिए हम क्लासेस ले रहे हैं। और अभी नया माइक्रोफोन लेके आना पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से उसको परचेस नहीं किया जा सकता। जैसे ही कुछ मार्केट में लॉकडाउन से कुछ छूट मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली परचेस ए गुड माइक ऑल्सो। ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट, सो प्लीज कोऑपरेट विद द वॉइस ऑल्सो। ओके और मे बी अगर लॉकडाउन में कुछ छूट मिल जाए तो हम ये क्लास जो है वो स्टूडियो में लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हम मैं स्टूडियो में नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में अभी जयपुर में जाना पॉसिबल नहीं है। ओके सो यस आंसर आ चुका होगा सभी का। तो क्या क्वेश्चन था, ए पीएन जंक्शन डायोड है जिस उसका डायनामिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है, और पूछ रहा है कि वो किस पर निर्भर करता है। एक पीएन जंक्शन जिसका डायनामिक कंडक्टेंस जो पता है, डायनामिक जिनको डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है वो डायनामिक कंडक्टेंस का भी बता सकते हैं, बिकॉज जो डायनामिक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन है। जीडी फॉर डायनामिक कंडक्टेंस है। ओके जीडी जो है वो यहाँ पर क्या है, डायनामिक कंडक्टेंस है, और आर डी जो है वो क्या है, यहाँ पर डायनामिक रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, रेसिप्रोकल का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। और डायनामिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, नीटा वी टी अपॉन फॉरवर्ड करंट।
ओके, नीटा वीटी अपॉन आई एफ। ओके, तो यहां से मैं आई एफ को ऊपर ले गया हूं। ओके, आई एफ अपॉन नीटा वीटी, अब किसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, डायनेमिक कंडक्टेंस का। ओके, तो ये आप याद रखिए। इसके बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे देर मे बी नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, बट यस, देर मे बी डेफिनेटली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, दो तरह के क्वेश्चन यहां से वो पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो है, जो डायनेमिक कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, फॉरवर्ड करंट के। ओके, तो यहां पर लिख रहा है डायनेमिक कंडक्टेंस इंक्रीज लीनियरली विद द फॉरवर्ड करंट। ओके, जो डायनेमिक कंडक्टेंस है वो फॉरवर्ड करंट के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ओके, डायनेमिक कंडक्टेंस इंक्रीज लीनियरली विद द फॉरवर्ड करंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड, अब करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ वी डी बाय नीटा वी टी। ओके, इसलिए डायनेमिक कंडक्टेंस भी इसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज करंट इसके इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ओके, करंट इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और डायनेमिक कंडक्टेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायनेमिक कंडक्टेंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वीडी बाय नीटा वीडी। वीडी यहाँ पर क्या है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, तब आप उसको हम क्या कह सकते हैं, वीडी लिखा हो। ओके, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा डायोड के क्रॉस जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, उसको वीडी लिख रखा। ओके, तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि डायनेमिक कंडक्टेंस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ओके, डायनेमिक कंडक्टेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है किसके साथ, अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के क्रॉस। ओके, तो ये दो पॉइंट आपको डायनेमिक कंडक्टेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, जो कि आप फॉर्मूले से याद रख सकते हो। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि कुछ फॉर्मूले से आप याद भी रखोगे, दैट्स गुड फॉर यू। मे बी देयर इज अ वेरी लेस चांसेस ऑफ आस्किंग न्यूमेरिकल ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, बट यस, देयर मे बी चांस, वेरी स्मॉल चांस। ओके, बट अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन भी उससे कर पाओगे। ओके, कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। ओके, कुछ बच्चे थोड़ा सा उनको अभी हार्ड वर्क की जरूरत होगी, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत क्विकली आंसर कर रहे हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत देर से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ओके, तो आपको भी प्रिपरेशन करने हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में, तो आप प्रिपरेशन करिए और इनके साथ कंपटीशन करिए। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 था। अब नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। यस यस, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में बहुत बार पूछ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, यूपीपीसीएल में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ है और होपफुली अभी फिर से पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछते हैं दोबारा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं हमारे पास। Probability that an electron in a metal occupies the Fermi level at any temperature. ओके, अब कुछ बच्चों को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया होगा, बहुत परसीरा आ गया, क्योंकि फैन चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैन चलाएंगे तो फिर आपको वॉइस में दिक्कत आती है। तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है दिल्ली में अभी। ओके, सो आप लोग तो फैन के नीचे बैठ के आराम से क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओके, सो चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो भी आपके सामने है, मेरा पर्पज यही था कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो अभी। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल ऑक्यूपाइज द फर्मी लेवल एट एनी टेम्परेचर। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है किसी इलेक्ट्रॉन की मेटल के अंदर फर्मी लेवल को ऑक्यूपाई करने की किसी भी टेम्परेचर पे। ओके, बट वो टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, इन्होंने पॉइंट मेंशन कर रखा क्वेश्चन के अंदर ही, बट बहुत सारे एग्जाम में मेंशन में नहीं होता है। वो टेम्परेचर 0 केल्विन के छोड़ के किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्मी लेवल को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब जिनको फर्मी लेवल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो प्लीज डोंट वरी, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं और धीरे धीरे मे बी वो फर्मी लेवल पे आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके बारे में, फर्मी लेवल के बारे में आपको बता दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देखिए। पहले फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन समझना पड़ेगा इसके लिए आपको इसके लिए फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन समझना पड़ेगा। ओके, एक बार स्क्रीन को रोक देने दीजिए। हाँ, आपके सामने है ये फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या होता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई एन एनर्जी स्टेट ई।
मीन्स कि ये क्या बताता है, ये चांसेस बताता है। जैसे आप हेड और टेल खेलते हो ना, टॉस टॉस करते हो, तो वहां पर चांस होते हैं, हेड आने का चांस होता है, टेल आने का चांस होता है। हेड आएगा तो हम बोलेंगे 50% हेड आने का चांस है, और अगर टेल आ रहा तो हम बोलेंगे 50% टेल आने का चांस है। सिमिलरली किसी एनर्जी स्टेट पे मेटल के अंदर, ये सेमीकंडक्टर के लिए भी ट्रू है और मेटल के अंदर भी ट्रू है, किसी मेटल के अंदर कोई पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, वो किससे किससे फाइंड करते हैं, वो फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन से फाइंड करते हैं। तो होपफुली क्लियर हो, किसी एनर्जी स्टेट ई पे हमें ये फाइंड करना है कि ये जानना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन से का मतलब क्या है वो आपके सामने है। तो अब ये इसका फॉर्मूला होता है फर्मी डायराक। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि आपको पर्टिकुलर इस फॉर्मूले के बारे में, मे बी यस वो किस 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 केस में आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, क्योंकि जेएन लेवल पे वो ये क्वेश्चन बना सकता है, वो सीधा फॉर्मूला पूछ ले कि इनमें से कौन सा फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। ओके, तो उस केस में आप एक बार इस फॉर्मूले को अगर देख के जाओगे तो आप ऑप्शन में से ये फॉर्मूले को देख के आंसर कर सकते हो। ओके, ऑप्शन में से फॉर्मूले को देख के आंसर कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के चांसेस है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी है फर्मी एनर्जी लेवल पे। यहां पर क्या है, फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल, मीन्स की ई की पावर में है ये सब कुछ, ये ई माइनस ई एफ बाई के टी जो है वो ई की पावर में है, तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल मीन्स की ई के पावर में। ओके, ये ई का पावर है। ओके, ई की पावर में क्या है, ये सब कुछ होगा। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा है सो दैट सभी को समझ आ जाए। एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस है ई एफ बाय है के टी, ई माइनस है ई एफ बाय है के टी। ई यहाँ पर ई जो लिखा है, ई क्या है, ई जो है जिस एनर्जी स्टेट पे हमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई एफ यहाँ पर क्या है, वो फर्मी एनर्जी लेवल है। क्या होता है, ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है। फर्मी एनर्जी लेवल अपॉन के टी, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है वो आगे समझ आ जाएगा जब भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर में। अपॉन है के टी, के टी मीन्स के का यहाँ मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन, और टी इज द टेम्परेचर। के टी जो होता है वो थर्मल एनर्जी होता है। क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है। के टी इज द थर्मल एनर्जी हियर। ओके, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ बाय है के टी। तो अगर अभी जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी है कहां पर पाई जाने की, फर्मी एनर्जी लेवल पे। तो फर्मी एनर्जी लेवल पे ही पूछ रहा है, तो मैंने E इक्वल टू ई एफ पुट कर दिया। यहाँ पर E इक्वल टू ई एफ पुट करेंगे तो E माइनस ई एफ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। पर टेम्परेचर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये 0/0 हो जाएगा, जो कि क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ओके, फिर उसको हम बाद में सोल्व करते हैं, बट अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 केल्विन होगा। तो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 0/kT। ओके, तो 0/kT। एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, सो दैट, क्योंकि साइड में मेरा पिक्चर भी आ रहा होगा। यस, 0/kT। अब ई की पावर जीरो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ई की पावर क्या होता है, ई की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2। 1/2 जो होता है वो क्या होता है, 0.5। ये 0.5 है, बीच में पॉइंट भी है, वो दिख नहीं रहा आपको, तो क्या होगा 0.5। मीन्स ये अब आपको आगे के लिए ये क्वेश्चन का आंसर सीधा याद रहना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की फर्मी एनर्जी लेवल पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% होती है। 50% मीन्स की 0.5 होती है, 1/2 होता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है। ओके, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.5। ओके, होपफुली आपको पूरा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग सम टाइम, इसलिए हम अभी तक हम 48 क्वेश्चन में ही पहुंचे हैं। और अदरवाइज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अगर आंसर करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो मैंने पूरा ही आपको बता दिया फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने क्रैश कोर्स में नहीं बताया था आपको, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता लग रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 आप खुद आंसर कर सकते हो। आई
need not to be take part in this question. Okay, you can answer this question. Okay, that's very easy. होपफुली सभी का आंसर आ गया हो। क्या पूछ रखा है कि एक पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो रिवर्स करंट को क्या होता है। अगर अभी भी अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है तो अभी भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मीन्स कि आप एक्टिवली और मोटिवेटेडली ये लेक्चर्स को नहीं सुन रहे हैं, आप बस अपना टाइम पास कर रहे हैं घर पे बैठे, क्योंकि कुछ करने को तो होगा नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को एक तरह का कि इस लेक्चर्स को एक्टिवली सुनिए और आंसर जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट होगा। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 ऐसे ही जब मैं फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ किसी चीज़ों का तो वो सारे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, अब उसकी बात करते हैं। डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस ए पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन पोटेंशियल, अब डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज नथिंग बिल्ट इन वोल्टेज। जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जंक्शन के पास एक डिप्लीशन रीजन बनता है। उस डिप्लीशन रीजन में हमारे पास पी साइड में एक्सेप्टर आयंस होते हैं जो कि नेगेटिव आयंस होते हैं, एन साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसको हम डोनर आयंस बोलते हैं। ओके, उसकी वजह से वहां पर एक बिल्ट इन वोल्टेज इंट्रोड्यूस होता है। बिल्ट इन वोल्टेज जो होता है उसी को हम डिफ्यूजन पोटेंशियल बोलते हैं। जब बिल्ट इन पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल बोलते हैं। इसका और भी नाम होते हैं जैसे कि बैरियर पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, डिफ्यूजन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, ये सारे एक ही वोल्टेज के नाम हैं। अब उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका आंसर मैं सीधा दे सकता हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि जैसे कि क्या है, डिक्रीज विद इंक्रीज डोपिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीज विद डिक्रीज डोपिंग कंसंट्रेशन। ओके, अगर पहले ऑप्शन क्या है कि उसका वैल्यू डिक्रीज होगा जब डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज होगा जब हम डोपिंग कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। तो पहले दोनों ऑप्शन का मतलब सेम ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, सो डज नॉट डिपेंड ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी जो है वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आपको डिफ्यूजन पोटेंशियल के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। ओके, आंसर इसका यही है, आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको साथ में कुछ स्टोरी, कुछ बातें बना के बता रहा हूँ सो दैट आपको लॉन्ग टाइम पर याद रहे। ओके, इसका आंसर क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन। बट इसका सोल्यूशन थोड़ा सा देखेंगे, सोल्यूशन से आपके पास और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आपके पास आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सोल्यूशन आपके सामने है। वो सोल्यूशन देखिए क्या है, डिफ्यूजन पोटेंशियल और बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। देखिए 3 वोल्टेज का नाम दे रखा है यहाँ पर, डिफ्यूजन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, और इसको एक और बोलते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ओके, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ये तीनों ही एक ही वोल्टेज के नाम है जो डिप्लीशन रीजन में हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है ड्यू टू द रिकम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, तो इसके बारे में पूरी स्टोरी है, ये कैसे बनता है। ओके, तो उसके लिए थ्योरी लेक्चर्स अगर आपने कभी डिस्कस किया तो वहां पर आपको बताया गया होगा, और जो भी मेरे से स्टूडेंट पढ़ चुके हैं तो उनको बहुत क्लियर होगा ये सब चीजें। तो इसके बारे में 2 पॉइंट्स है, अगर आप ये फॉर्मूला रखोगे याद तो आपको पता लग जाएगा कि ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ये किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है डोपिंग कंसंट्रेशन पे। डोपिंग कंसंट्रेशन आप सोचो, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यहाँ पर, ओके, Na और Nd को अगर इंक्रीज करेंगे तो V नोट का वैल्यू इंक्रीज ही होगा ना, V नोट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। ओके, और तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिफ्यूजन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, इसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, सो एज डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज, V नॉट इंक्रीज, ये आंसर होगा। ये लीनियर इंक्रीज नहीं है, जो नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और एज टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि जो Ni² होता है ना यहाँ पर, अब टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा। ओके, टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा कि टेम्परेचर का रिलेशन कैसे ढूंढे। टेम्परेचर यहाँ पर दिख नहीं रहा बिकॉज टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट Ni² जो होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ओके, Ni क्या होता है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है वो, एंड उसका Ni² जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से V नोट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो Ni² का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर इसका वैल्यू इंक्रीज होगा
अगर इसका वैल्यू इंक्रीज होगा तो वी नोट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वी नोट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। और कितना डिक्रीज होता है वो आपको यहाँ पर लिख रखा है। तो ये लाइन कैसे पढ़ना है आपको, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एज टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पर आना है आपको, एज टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस वी नोट डिक्रीज बाय 2.5 millivolt। मीन्स कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है उसका वैल्यू जो होता है वो 2.5 मिलीवोल्ट से डिक्रीज होता है। मीन्स कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे 2.5 मिलीवोल्ट कम हो जाएगा, फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वो 2.5 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं आपको बताना चाहूंगा एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। तो जो भी अभी आपको सम टाइम पूछ लिया जाता है कि बिल्ट इन पोटेंशियल, जैसे एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें आपको जर्मेनियम डायोड, टनल डायोड और फोटो डायोड, सिलिकॉन डायोड, 4 डायोड्स दे रखी थी अगर आपको याद है, सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड। और उसको बोल रखा था कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए विद रिस्पेक्ट टू देयर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। किसके 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 विद रिस्पेक्ट टू उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के विद रिस्पेक्ट टू लगाना था। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट वो क्या होता है, वो डिफ्यूजन पोटेंशियल ही होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल ही होता है, बैरियर पोटेंशियल ही होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी हमारे पास उसी का नाम है, जो ये वोल्टेज का ही नाम है। तो उस केस में आप यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कुछ एक बच्चे ने पूछा भी था, अब नाम मुझे जानना था किसने पूछा था, कि फोटो डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये हमारे पास स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो वेरी करते हैं। ओके, वो वेरी करता है। ओके, वो वेरी करता है, उसका एक वैल्यू नहीं होगा, वो वेरी करता है क्योंकि उसका जो हम डिफरेंट फोटो डायोड में डिफरेंट डोपिंग कंसंट्रेशन डालते हैं। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन चेंज होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। बस उसको इसलिए उनका कभी भी आपसे स्टैटिक वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूछा जाता है इसमें। बट ये हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड का वैल्यू आपको इसलिए याद करा दिया जाता है बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल हमें करना होता है और उनका वैल्यू भी वेरी करता है, बट हम कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके ही क्वेश्चन करते हैं। ओके, उसका हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके ही क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जर्मेनियम डायोड का अगर 3 तरह की डायोड आपको दे रखी है, अब एक तो वो क्वेश्चन आपको करा दिया था, अब क्या होगा कि आपको जर्मेनियम डायोड, ओके, GE, फिर सिलिकॉन डायोड SI, और फिर आपको मे बी वो दे गैलियम आर्सेनाइड। ओके, यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड नहीं आएगा अभी, तो गैलियम आर्सेनाइड आपको याद रखना है इन तीनों डायोड के बीच में, गैलियम आर्सेनाइड, सपोज कर लीजिए गैलियम आर्सेनाइड ही है G से। ओके, तो गैलियम आर्सेनाइड इन तीनों में से सबसे कम जो होता है, मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीन्स जर्मेनियम डायोड का सबसे कम होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल, उससे ज़्यादा सिलिकॉन का होता है, फिर क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखिए कि जर्मेनियम डायोड का सबसे कम रहेगा 0.2, सिलिकॉन डायोड का होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड का जो होता है वो 1.3 वोल्ट होता है। जिसको लिखना चाहता है वो लिख लीजिए, बस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1.3 वोल्ट होता है गैलियम आर्सेनाइड का। ओके, 1.3 वोल्ट। जर्मेनियम डायोड का कितना बताया आपको, 0.2 वोल्ट। सिलिकॉन का कितना बताया आपको, 0.7 वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.3 वोल्ट। ओके, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो इसका यूटिलाइज हम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट। आप एक बार देखिए इसको, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 51 सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक लॉन्ग स्पेसिमेन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और ऑप्शन दे रखे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग इट्स लेंथ, और एक्ट एज डाइपोल। तो आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा इसका आंसर, और मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी तरह का सेमीकंडक्टर है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और बाहर से कोई भी हमें वोल्टेज नहीं देना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देना है। कोई भी सेमीकंडक्टर है इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या रहता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, सो हमेशा चाहे यहाँ पर पी टाइप हो, चाहे यहाँ पर एन टाइप हो, चाहे यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो,
पी टाइप, एन टाइप, चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, हमेशा ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो आप इसको याद कर सकते हो इसके बारे में। और तो आप हमेशा, बट अगर किसी ने बाहर से वोल्टेज दिया है, अगर वोल्टेज दिया गया है बाहर से एक्सटर्नली, अगर आपने सेमीकंडक्टर को वोल्टेज दिया है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। ओके, वो अभी नॉन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी, तो वो नॉन इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कोई भी सेमीकंडक्टर नॉन इक्विलिब्रियम में होगा तब ये हमारे लिए कहना मुश्किल है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बट अगर वो, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है सिर्फ, तो सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रखी है कि बाहर से कोई वोल्टेज नहीं है, ये नहीं लिख रखा, कुछ भी नहीं लिख रखा, ना ही इक्विलिब्रियम लिख रखा है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं मेंशन है कि कौन सा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है या नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बाहर से कोई वोल्टेज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन बाहर से हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। ओके, तो जब इस केस की बात करें, जब कुछ नहीं लिखा रखा होगा तो आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस की कांस्टेंट टेम्परेचर मान के ही चलना है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका आंसर होगा। कोई भी तरह का सेमीकंडक्टर है, तो मैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट देना चाहूंगा, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट देना चाहूंगा। तो वो दो स्टेटमेंट्स आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर behave as insulator. All types of semiconductor behave as insulator at T equal to 0 Kelvin. At T equal to 0 Kelvin. जितने भी तरह के सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एट T equal to 0 Kelvin एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव एज, तो आपको आंसर देना है इंसुलेटर। चाहे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आ जाए इंसुलेटर, चाहे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के आ जाए इंसुलेटर, बस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 केल्विन पे। दूसरा स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा आज आपके लिए कि ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा इस क्वेश्चन के आंसर को। आप एक बार इसको रीड करिए और आंसर दे दीजिए। सभी को कंपटीशन की तरह इस क्लास को लेना है तो आप इस आंसर दे सकते हो। ओके, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, जिन बच्चों को सुनना है वो क्वेश्चन सुन सकते हैं। एक बार हिंदी में भी इसका हिंदी में भी बता दूंगा इसको क्या आंसर, क्या क्वेश्चन का मतलब है। तो आंसर क्या है आप बता सकते हो, क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। इफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन, किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोरॉन के साथ डॉप किया गया है, बोरॉन। अब पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि बोरॉन होती कौन सी टाइप की इंप्योरिटी है। अगर आपको याद होगा तो आप मुझसे बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, बोरॉन कौन सी टाइप की इंप्योरिटी है, पेंटावलेंट इंप्योरिटी है या ट्राइवलेंट इंप्योरिटी है। अगर ये पेंटावलेंट है या ट्राइवलेंट है तो बताइए, पेंटावलेंट इंप्योरिटी एन टाइप बनाने के काम आता है या ट्राइवलेंट इंप्योरिटी एन टाइप बनाने के काम आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बोरॉन जो है वो ट्राइवलेंट इंप्योरिटी है। बोरॉन जो है वो ट्राइवलेंट इंप्योरिटी है और वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के काम आती है। उसके बाद उसने क्या पूछा है कि जब आप इंप्योरिटी डाल देते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद आप क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो अभी उसमें पूछ रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होगा जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है बोरॉन डालने के बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बोरॉन डालने के बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, होल का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सभी को मालूम होगा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, होल का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिर से सुन लीजिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ चीजें यहां पर आपको मैं यहां भी बता देता हूं सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां पर ये सॉल्यूशन मैंने इसका दे रखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 52 का। होपफुली सभी को दिख रहा हो ये क्वेश्चन। ओके, तो
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो होती है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के काम आती है। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज यूज्ड टू फॉर्म द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है मैं यहां पर आपके लिए क्लियर कर देता हूं। ये पी से क्या है, फॉस्फोरस। ओके, फर्स्ट जो इंप्योरिटी जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में, फॉस्फोरस। फिर आता है अर्सेनिक, अर्सेनिक। फिर आता है हमारे पास बिस्मुथ। ओके, और फिर आता है हमारे पास एंटीमोनी। फिर क्या आता है हमारे पास, एंटीमोनी। ओके, ये हमारे पास कुछ इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है जो हमारे पास यहाँ पर है, जैसे कि ये फॉस्फोरस है, ये अर्सेनिक है, ये बिस्मुथ है और ये एंटीमोनी है। ओके, ये 4 तरह की इम्प्योरिटी है हमारे पास। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है और सभी को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट इनमें से क्या है, फॉस्फोरस। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और होल का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेजोरिटी बन जाएंगे, होल्स हमारे पास माइनॉरिटी बन जाएंगे। और साथ में क्या है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी कौन सा होता है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है। उनमें से कौन कौन सा है, एक तो है बोरॉन। ओके, एक तो दूसरा है इंडियम, तीसरा है गैलियम और चौथा है एल्यूमिनियम। ओके, ये आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। बोरोन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे जो है वो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज होती है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं। और जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर वो है बोरोन। ओके, वो क्या है हमारे पास, बोरोन है। जो सबसे बेस्ट है वो क्या है हमारे पास, बोरोन है। ओके, बोरोन डाल के हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लेंगे। इससे क्या होगा, होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रखा है यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा। आंसर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन है तो वो डिक्रीज आएगा, फिर होल है तो वो क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। ओके, यहाँ ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज। फिर होल है तो होल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 है। यही क्वेश्चन आपको फिर से बनाया जा सकता है सिर्फ बोरोन की जगह पे, सिर्फ बोरोन की जगह पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आंसर आप सभी मेरे से बता सकते हैं कमेंट्स में। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बस बोरोन की जगह पे मैं फॉस्फोरस लिख दूंगा। तो मुझे बताइए कौन सा आंसर होगा। बहुत बहुत जल्दी से आपको आंसर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मालूम है कि ये आंसर बता सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बट बोरोन की जगह अगर हम फॉस्फोरस लिख दे तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। अगर बोरोन की जगह पे फॉस्फोरस लिख देंगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, होल कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस केस में आंसर क्या आता, बी आंसर आता। उस केस में क्या आता, बी। ओके, तो बी आंसर आता है उस केस में, आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर अभी आ रहा है आपके सामने 53। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 53। आप इसका आंसर कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है। ट्रांजिशन रीजन पूछ रखा है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन रीजन होता क्या है, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के नाम क्या क्या है, डिप्लीशन रीजन को ट्रांजिशन रीजन भी बोला जाता है, उसको स्पेस चार्ज रीजन भी बोला जाता है। डिप्लीशन रीजन को ट्रांजिशन रीजन भी बोला जाता है और उसको स्पेस चार्ज रीजन भी बोला जाता है। ओके, तो ट्रांजिशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, ये दोनों ही किसका नाम है, डिप्लीशन रीजन के नाम है। तो पूछ रखा है कि डिप्लीशन रीजन में कौन से तरह के क्या होता है, एक तरह का ट्रांजिशन रीजन जो है इन एन ओपन सर्किट पी एन जंक्शन कंटेन। ये ओपन सर्किट हो, चाहे फॉरवर्ड बायस हो, चाहे रिवर्स बायस हो। आंसर इन सभी क्वेश्चन के लिए अगर यहां पर लिख रखा हो ट्रांजिशन रीजन इन एन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में क्या होगा, उसके ट्रांजिशन रीजन में रिवर्स बायस में क्या होगा, तो आंसर ये जो मैं यहां पर बता रहा हूं वही होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास मैं आपको बता, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ द डिप्लीशन। डिप्लीशन का जो मतलब होता है, डिप्लीशन का मतलब होता है कि वो वाला रीजन यहां से कुछ डिलीट हुआ। डिप्लीशन का मतलब होता है डिलीट होना, कुछ डिलीट करना। तो डिप्लीशन रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स
मींस की मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। मोबाइल चार्ज कैरियर्स वो वाले चार्ज कैरियर्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। ओके, तो डिप्लीशन रीजन में मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ओके, क्या उनसे मोबाइल चार्ज कैरियर्स को क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। मींस वहां से वो डिलीट हो जाते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वो वहां पर डिलीट हो जाते हैं। तो उनमें से सिर्फ क्या बचते हैं, वहां पर इमोबाइल चार्ज कैरियर बचते हैं। वहां पर सिर्फ क्या बचते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बचते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकवर्ड इमोबाइल इम्प्योरिटी साइंस। ओके, अनकवर्ड इमोबाइल इम्प्योरिटी साइंस। सो इमोबाइल चार्ज कैरियर बचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनकवर्ड इमोबाइल इम्प्योरिटी साइंस। और आपको ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पी टाइप में कौन से तरह के डिप्लीशन रीजन जो होता है या ट्रांजिशन रीजन जो होता है पी साइड में, उसमें कौन से तरह की इम्प्योरिटी होती है। उसमें हमारे पास होती है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं बोलूंगा, मुझे कौन से तरह के आयंस होते हैं। पी टाइप में एक्सेप्टर आयंस होते हैं, और एक्सेप्टर आयन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आयन बनता है। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर आपसे पूछा जाए ट्रांजिशन रीजन ऑफ एन रीजन, जो एन साइड का जो ट्रांजिशन रीजन होता है उसमें कौन से आयन होते हैं, उसमें होते हैं हमारे पास डोनर आयंस होते हैं। डोनर आयंस जो आयंस होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप ये सब जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं प्लीज इनको कवर कीजिए, फ्री मत बैठिए। ओके, अगर आपको मालूम है तो उनको सुन के अपना रिवीजन कर लीजिए। ओके, ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन के साथ, वो आपको वो एक तरह के क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो मैं ये सारे पॉइंट्स को मिला के अलग अलग क्वेश्चन बना देता, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपको कराता वो ज्यादा हो जाते। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि कौन कौन सा हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन रीजन होता है पी साइड में, वहां पर एक्सेप्टर आयंस होते हैं जो कि नेगेटिव आयंस होते हैं। जो ट्रांजिशन रीजन होता है एन साइड में, वहां पर डोनर आयंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 और 55 ये दोनों हम साथ में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 हम दोनों साथ में करेंगे। तो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ लीजिए, 55 मैं बाद में ही पढ़ाऊंगा, पर पहले आप क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिख रखा है कि इन ए पी एन डायोड होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। एक पी एन डायोड है जिसमें होल जो है वो डिफ्यूज कर रहे हैं, कहां से, पी रीजन से एन रीजन में। ओके, तो जो होल है वो पी साइड से एन साइड में जा रहे हैं। तो बताइए वो किस रीजन की वजह से, मतलब क्यों है। ऑप्शन ए में लिख रखा है देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन द पी रीजन। होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए जा रहे हैं। होल्स आर अर्ग टू मूव, मतलब अर्ग का मतलब उनको एनर्जी देके मूव कराया जा रहा है बैरियर पोटेंशियल से। ओके, बैरियर पोटेंशियल से उनको मूव कराया जा रहा है बाहर से एनर्जी देके। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट द होल्स, ऐसा है। आप ऑप्शन जो है वो बता सकते हैं कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। होपफुली सभी का आंसर सही हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन के बारे में लेके जाता हूं। ठीक है, आइए अब इस सॉल्यूशन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बिकॉज 55th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी 54 क्वेश्चन में ही है, तो मैं दोनों ही एक ही टाइम पर डिस्कस करके आपसे आंसर पूछा जाएगा 55 क्वेश्चन का। फिर तो क्या होता है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिला देते हैं, ओके, किसी बॉन्डिंग फोर्स के साथ उनको जोड़ देते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक पी टाइप लिया और एन टाइप लिया और उनको आप मिला दो तो बन जाएगा पी एन जंक्शन, ऐसा नहीं होता है। बॉन्डिंग फोर्स के साथ उनको जोड़ना पड़ता है। तो एक साइड पे पी साइड है, एक साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो क्या होता है, पी साइड सेमीकंडक्टर में होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। होल्स को मैं एक सर्कल के साथ शो कर रहा हूँ। ओके, ये होल है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास एक होल है। तो क्या होगा, वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ फ्लो करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, पी साइड में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और एन साइड में होल का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो क्या होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो उससे क्या होता है, चार्ज कैरियर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे कि रूम स्प्रे का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप अपने घर में रूम के अंदर रूम स्प्रे को
रूम स्प्रे को डालते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप रूम स्प्रे का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो स्प्रे के पार्टिकल है वो सारे ही रूम के अंदर फैल जाते हैं। वो कैसे फैलते हैं, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के फैलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही फैलते हैं। तो क्या होता है, जब आप उस स्प्रे के बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा कि जब बटन को प्रेस किया तो वहां पर स्प्रे के पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे और बाकी पूरे रूम में स्प्रे के पार्टिकल जीरो के बराबर होंगे। तो क्या होगा, वो हाई कंसंट्रेशन से रूम के हर कॉर्नर में चले जाएंगे, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से कहां जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास जब हम पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो क्या होता है, होल्स जो होते हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज पी साइड में उनका ज्यादा कंसंट्रेशन है और एन साइड में उनका कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और होल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। ओके, पी साइड में, ओके, एन साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और होल का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। सिमिलरली पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और होल का ज्यादा होता है। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एन साइड से कहां फ्लो करना शुरू कर देते हैं, पी साइड की तरफ, मींस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, वो तो आपका आ गया होगा कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या लिख रखा है कि पीएन जंक्शन डायोड जब बनाया जाता है तो होल जो है वो डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज मैंने आपको बताया डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जा रहा है, वो होल जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही मूव कर रहे हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। ऐसा क्यों है, अभी आप आंसर बता सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन द पी रीजन। इस ऑप्शन को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था, क्या आना था, देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द होल इन द पी रीजन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द एन रीजन। ओके, यही एकमात्र रीजन है कि जो होल है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है पी रीजन से एन रीजन की तरफ। ओके, अब ये पहला क्वेश्चन तो आपका सभी का आंसर आ चुका होगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, 55th क्वेश्चन में पढ़ा देता हूँ, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन क्या है कि इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, in an unbiased PN junction the junction current at equilibrium is, okay, एक unbiased PN junction की बात कर रहे हैं। unbiased का मतलब क्या है कि आपको बाहर से कोई भी करंट नहीं दे रखा है आपने, मींस कोई भी वोल्टेज नहीं दे रखा है। अनबायस्ड का मतलब है कि वो ओपन है, क्या है हमारे पास, ओपन है, उसका ओपन सर्किट है, आपने कोई भी वोल्टेज उसको कोई भी वोल्टेज बाहर से अप्लाई नहीं कर रखा है। तो जंक्शन करंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मीन्स अनबायस, मीन्स के बाहर से अगर कोई वोल्टेज नहीं दी है तो करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, होना चाहिए, जैसा नो। अगर कोई भी पीएन जंक्शन डायोड अगर आप उसको बाहर से कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो उसका आंसर उसके अंदर करंट तो फ्लो नहीं हो सकता ना, करंट फ्लो हो नहीं सकता। ओके, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो अब उसका आपको बताना है कि करंट का वैल्यू तो जीरो होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, मीन्स की ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा। बिकॉज किसी भी डिवाइस को जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल से वोल्टेज नहीं देंगे तो वो करंट नहीं फ्लो हो सकता उसके अंदर। ओके, तो आपको ये तो मालूम होगा। अब आपको सी और डी के अंदर आपको ऑप्शन देना है। अब डी ऑप्शन में क्या लिखा है कि जीरो होगा, जंक्शन करंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा बिकॉज नो चार्ज क्रॉस द जंक्शन। बट मैंने तो आपको दिखा दिया है कि चार्ज जो है वो क्रॉस कर रहा है जंक्शन को। ओके, अगर मैं इस पीडीएफ में आऊं तो यहाँ पर तो चार्ज जो है वो जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। जो होल्स है, मैंने अभी इस वीडियो में देखो, इस वीडियो के जो इस सोल्यूशन में देखे मैंने, जो पी टाइप और पीएन जंक्शन डायोड है उसको कोई भी वोल्टेज नहीं दे रखी है बाहर से। जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं दे रखी है बाहर से, बट जो चार्ज जो है वो जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। चार्ज मूव करेगा तो इसका मतलब है करंट तो आएगा, पर करंट तो जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जीरो, वो आपको इस एक्सप्लेनेशन से आंसर मालूम हो जाएगा। तो जो होल्स है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसका करंट उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका करंट फ्लो होता है। ओके, तो बट होल्स का जिस डायरेक्शन में होल जाएगा उसी के डायरेक्शन में उसका करंट होगा। तो होल जो हो पी साइड से एन साइड की तरफ जा रहा है तो उसका करंट जो होगा वो पी साइड से एन साइड में होगा, जो कि मैंने इस डायग्राम में शो कर रखा है। आप यहाँ पर देखें,
ये देखिए जिसको मैं हाईलाइट करूंगा वही है, ये करंट है आईपी डिफ्यूजन। ये आईपी डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, आईपी डिफ्यूजन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से पी साइड की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से एन साइड से वो पी साइड की तरफ जा रहे हैं, पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट होगा, मींस की जो आयन डिफ्यूजन होगा, मींस की इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन, वो भी कहां से जाएगा, पी से एन की तरफ ही जाएगा। तो टोटल जो करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल करंट देखिए ये दोनों करंट एक ही सेमीकंडक्टर में है। ओके, मैंने डायग्राम दो अलग अलग बना रखा है, उसको मतलब मैंने पूरा समझाना था कि होल जो है वो पी साइड से एन साइड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से पी साइड की तरफ जा रहे हैं। तो ये टोटल करंट जो होगा दोनों का डायरेक्शन क्या है, पी से एन है, जो होल्स की वजह से है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से जो होल का करंट है और जो इलेक्ट्रॉन का करंट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, आईएन डिफ्यूजन प्लस आईएन डिफ्यूजन, आईपी डिफ्यूजन, जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट है और होल का डिफ्यूजन करंट है, इन दोनों को ऐड करके I1 आ जाएगा। बट अभी तो ओपन है, करंट कैसे आ गया, अभी तो ओपन है। देखिए अब ये सब जब मैं समझा रहा हूं तो टाइम तो लगेगा ही। ओके, अगर मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मैं इसको किसी भी तरीके से बता सकता हूँ कि पहले दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, डी ऑप्शन में नहीं हो सकता है, सी आंसर आएगा, तो आगे बढ़ जाऊंगा। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे बट आपके लिए बेनिफिटेड नहीं होगा इससे। ओके, आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना मैं फुल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। तो ओके, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, आप सुनिए जो भी मैं कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल रही है। तो अगर फुल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा। ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट जो है, अब देखिए अब देखिए जो करंट है डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से वो कहां से जा रहा है, पी से एन की तरफ, चाहे वो होल्स का हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का हो। अभी क्या होता है कि जब, अब आपने ये भी सुना होगा कि डिप्लीशन रीजन होता है। ओके, ये भी सुना होगा आपको, डिप्लीशन रीजन होता है हमारे पास। डिप्लीशन रीजन में अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एन साइड में डोनर आयंस होते हैं डिप्लीशन रीजन। ये देखिए जो मैं ये शो कर रखा है वो डिप्लीशन रीजन है। ओके, ये मैंने जो शो कर रखा है वो क्या है, डिप्लीशन रीजन है। तो एन साइड में क्या है, पॉजिटिव आयंस है जो कि डोनर आयंस होते हैं, पी साइड में नेगेटिव आयंस है जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेप्टर आयंस होते हैं। तो एन साइड में पॉजिटिव आयंस है और पी साइड में हमारे पास नेगेटिव आयंस है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता होगा सभी को कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि कैपेसिटर का प्लेट होता है, कैपेसिटर के प्लेट्स होता है ना, तो कैपेसिटर का एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, थोड़ा मुश्किल है यहाँ बनाना, फिर भी समझने की कोशिश करिए, और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सुनो, है ना, ऐसा ही होता है ना, दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कैपेसिटर इज ए पैसिव डिवाइस विच स्टोर देयर its electric field which store its energy in the form of electric field. Okay, क्या बोलते हो, कैपेसिटर इज ए पैसिव डिवाइस विच स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर के बारे में क्या बोलते हो आप, इंडक्टर इज ए पैसिव डिवाइस विच स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। सॉरी, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से, बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां से कहां, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। सिमिलरली यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ओके, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बिल्ट इन वोल्टेज आता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आता है, बिल्ट इन वोल्टेज आता है। बिल्ट इन वोल्टेज जो होता है वो डिप्लीशन रीजन के अंदर ही रहता है। तो आपको अब यहां पर ये याद रखना है कि डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जिसका डायरेक्शन क्या होता है, वो एन साइड से पी साइड की तरफ जाता है, एन साइड से पी साइड में आता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या देता है, एनर्जी देता है, फ्लो होने की, मूव करने की एनर्जी देता है उनको। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी।
ओके, विच इज ऑल अराउंड ए स्टैटिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी एक तरह की एनर्जी है, जो एनर्जी किसके अराउंड होता है, एक स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज जो स्टैटिक नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज में होता है। अगर स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। ओके, अगर स्टैटिक नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा अंदर की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा और उसके सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। मींस की जो इलेक्ट्रॉन है वो, अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है, एन से पी की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अभी पी साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाना शुरू कर देंगे, एन साइड की तरफ। और जो होल्स है वो एन साइड से, बिकॉज होल एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाना है, तो वो एन साइड से कहां मूव करना स्टार्ट कर देगा, पी साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसे इस डायग्राम में शो कर रखा है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है पी से एन जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का करंट जो होगा वो कहां से जाएगा, एन से पी। ओके, एन से पी इलेक्ट्रॉन का करंट, और ये करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट होता है उसको हम ड्रिफ्ट करंट का नाम देते हैं। और जो होल्स है वो भी एन से पी जा रहा है तो उसका डायरेक्शन भी एन से पी ही होगा। तो ये क्या है, आई एन ड्रिफ्ट, मींस के इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट मैकेनिज्म। ये क्या है, आईपी ड्रिफ्ट, दिस इज अ होल करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट मैकेनिज्म। तो टोटल करंट जो होगा वो कहां से कहां जाएगा, वो एन से पी की तरफ जाएगा। टोटल करंट जो होगा वो कहां से कहां जाएगा, एन से पी की तरफ जाएगा, एन से पी की तरफ जाएगा। और वो क्या होगा, आई एन ड्रिफ्ट, मींस कि ड्रिफ्ट मैकेनिज्म की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का करंट है और ड्रिफ्ट मैकेनिज्म की वजह से जो होल्स का करंट है, इस करंट को मैंने नाम दे दिया I2। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब देखिए, जो पहले वाला जो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट था उसका डायरेक्शन क्या था, वो P से N था, मींस कि वो P से N था। और जो ये करंट है ये सारा एक ही डायर के अंदर है। जो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म का करंट है, जो डिफ्यूजन का करंट है वो P से N है, वो ऊपर यहां से दिखाई दे रहा है आपको, P से N। और जो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म के करंट है वो N से P है। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब मैं I1 और I2 को ऐड करूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस कि स्टडी स्टेट आ चुका है, I1 और I2 को जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0 आएगा, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो होपफुली सभी को क्लियर हो। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप यही अगर कोशिश करिए कि अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से इस वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि ये वीडियो फिर से वहां पर सेव हो जाएगी। और मैंने आपको कितने बार बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियोस को। और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्लासेस कब कहाँ पर कब हो रही है तो वो भी शेयर करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देख पाए और हमें भी कोई बेनिफिट हो जाए इसका। तो अब दोनों ही करंट ऐड हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आंसर क्या आ गया, 0 ड्यू टू द इक्वल एंड ऑपोजिट करंट, 0 ड्यू टू द इक्वल एंड ऑपोजिट करंट क्रॉसिंग द जंक्शन। बिकॉज क्या है, 0 क्यों हुआ, बिकॉज I1 और I2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन क्या है, वो ऑपोजिट है। I1 जो था डिफ्यूजन की वजह से वो P से N की तरफ जा रहा है और I2 जो है वो ड्रिफ्ट की वजह से वो N से P की तरफ जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और दोनों इक्वल भी होंगे, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यही आपको ऑप्शन में लिख रखा है, तो ये ऑप्शन अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। 0 आंसर आएगा ड्यू टू द इक्वल एंड ऑपोजिट करंट क्रॉसिंग द जंक्शन। ओके, 55 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 56 क्वेश्चन देखिए, ये फिर से एक तरह का, अब यही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके बना रखा है। अगर आपको नहीं समझ आया पिछला जो मैंने सॉल्यूशन दिया है तो आप इस क्वेश्चन में दिक्कत करोगे। अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता 55 वाला, मे भी आप कर लेते, ओके, मे भी आप कर लेते, ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा आइडिया लेके आंसर आ जाता है, ओके। बट ये वाला क्वेश्चन को आप वो पूरा प्रोसेस समझे नहीं कर पाते, ओके। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही जगह पे रखे हैं, सो दैट आपको जो समझा रहा हूं उसको बेनिफिट दिखे उसको आपको, ओके। तो क्या लिख रखा है, एक फिर से वही है, एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन है, मींस की ना ही हमने बाहर से कोई वोल्टेज दिया है, ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी 0 है बाहर से, इसलिए ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। उसमें 0 करंट का मतलब क्या है, 0 करंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल बैरियर हैज डिसअपियर्ड, ये ऑप्शन हो सकता है। 0 करंट क्यों आया था, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं N से P की तरफ, उतने इलेक्ट्रॉन फिर P से N की तरफ आ रहे हैं, ओके। डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन N से
पी की तरफ जा रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन फिर से वापस हमारे पास ड्रिफ्ट मैकेनिज्म की वजह से पी से एन की तरफ भी आ रहे थे। आप देख सकते हो, एक बार मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूं। जो डिफ्यूजन की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां गए, एन से पी की तरफ गए, ओके, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाद में हमारे पास पी से एन की तरफ आ जाते हैं। मैं सारे इलेक्ट्रॉन नहीं शो कर रहा हूं बिकॉज डायग्राम सिंपल करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया है। उतने इलेक्ट्रॉन बाद में पी से एन की तरफ आ जाते हैं, किस मैकेनिज्म की वजह से, ड्रिफ्ट मैकेनिज्म की वजह से। ओके, तो हमारे पास आप बी ऑप्शन पढ़िए, नंबर ऑफ होल्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड टू द एन साइड, डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड, यही गलत होगा यहां से, क्योंकि होल जो है वो डिफ्यूज कहां से कर रहा है, पी साइड से। तो ये तो ऑप्शन फिर से गलत हो गया। ये ऑप्शन बहुत ही क्लेवरली ऑप्शंस बनाए गए हैं सो दैट आपको आंसर में प्रॉब्लम आए। ओके, नंबर ऑफ होल्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम एंड साइड, ओके, जो नंबर ऑफ होल्स जो थे वो एंड साइड में डिफ्यूज किया जो कर रहे थे वो इक्वल है वो, बट पहली बात ये ऑप्शन ही गलत होगा क्योंकि होल जो है वो डिफ्यूज कर रहे थे पी साइड से। अब यहां से देखें, नो कैरियर क्रॉस द जंक्शन, ये तो है ही ना, कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। और अब डी आंसर है आपके सामने है, टोटल करंट क्रॉसिंग द जंक्शन, ओके, टोटल करंट क्रॉसिंग द जंक्शन फ्रॉम पी साइड टू एंड साइड। जो करंट जो जंक्शन को क्रॉस कर रहा है पी साइड से एन साइड में, वो इक्वल है जो टोटल करंट जंक्शन को क्रॉस कर रहा है एन साइड से पी साइड में। जो करंट पी साइड से एन साइड में जा रहा था वो डिफ्यूजन करंट था, जो एन साइड से पी साइड में जा रहा था वो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट था। तो वही एक तरह का लिखने का तरीका अलग है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, लिखने का तरीका, जो ऑप्शन लिखने का तरीका है वो अलग है। यहां पर क्या लिख रखा है, कहने का मतलब है जो डिफ्यूजन करंट था जो पी से एन जा रहा था वो इक्वल है, और जो करंट हमारे पास ड्रिफ्ट करंट जो था वो एन से जो पी की तरफ जा रहा है, डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ जा रहा है और ड्रिफ्ट करंट जो एन से पी की तरफ जा रहा है वो दोनों इक्वल है एक दूसरे के। और इस बार इसने ये नहीं लिखा है इक्वल एंड ऑपोजिट, क्यों नहीं लिखा इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज उसने बता दिया कि जो करंट पी से एन जा रहा है और जो करंट एन से पी जा रहा है तो वो इक्वल एंड वो ऑपोजिट हो गए ना, वो एक पी से एन एक एन से पी, वो ऑपोजिट हो गए, वो दोनों इक्वल है। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। होपफुली सभी को क्लियर हो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। द बिल्ट इन पोटेंशियल, मींस की डिफ्यूजन पोटेंशियल, जो पहले भी बता रखा हूं मैं आपको, क्वेश्चन 58th क्वेश्चन में अगर याद होगा तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। द बिल्ट इन पोटेंशियल इन ए पी एन जंक्शन is equal to the difference in the Fermi level of the two sides expressed in the volts, increase with increase in doping level of the two side। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो, टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर के साथ वो डिक्रीज होता है, आपको याद होगा डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ वो इंक्रीज हो रहा था। ओके, उस क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 57 क्वेश्चन में करने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। जीनो डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जीनो डायोड कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस पे वर्क करता है? तो मैंने ये थोड़ा सा आइडिया आपको पहले से ही दे दिया था कि जीनो डायोड कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप मुझे आंसर में बता सकते हो, मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है वो बता देता हूं। मैं आपको कुछ डायोड जो है उनके प्रिंसिपल बता ही देता हूं, जैसे कि फोटो डायोड है और पिन डायोड है। फोटो डायोड और पिन डायोड वो फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल। फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हमारे पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो वो क्या है, फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल होता है। फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल और जो सोलर सेल होता है वो किस पे काम करता है? फोटो वोलेटाइक प्रिंसिपल, फोटो वोलेटाइक प्रिंसिपल। अब फोटो वोलेटाइक प्रिंसिपल का भी यही मतलब है, वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल में भी क्या कर रहा था मैं कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो वोलेटाइक प्रिंसिपल जो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट फोटो वोलेटाइक प्रिंसिपल में हम एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल में याद रखिए, फोटो डायोड को मैंने आपको क्या बोला था, हमें रिवर्स बायस करना पड़ता है। रिवर्स बायस करने का मतलब क्या है कि हमें बाहर से वोल्टेज देना पड़ेगा, तो बाहर से वोल्टेज देने के बाद हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, बट सोलर सेल जो फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल होता है उसमें हम एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज नहीं देते हैं। अगर हम एक्सटर्नली वोल्टेज देके सोलर सेल बना रहे होते तो हमारा सोलर सेल बनाने का कोई मकसद नहीं था। ओके, तो सोलर सेल में हम एक्सटर्नली कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, बट उसका प्रिंसिपल वही है, हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
कन्वर्ट करते हैं। तो इतना ही जानने की जरूरत है। एलईडी जो मैंने एलईडी के बारे में तो हमने कल ही देख लिया था, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल जो है हमारे पास एलईडी का होता है। जीनर डायोड जो होता है वो टनलिंग इफेक्ट, टनल डायोड और जीनर डायोड दोनों ही टनलिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। वेक्टर डायोड जो होता है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, डिप्लीशन कैपेसिटेंस इनके प्रिंसिपल में काम करता है। और डायोड का प्रिंसिपल, किसी और डायोड का प्रिंसिपल जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस डायोड का प्रिंसिपल आपको बता दूंगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? टनलिंग ऑफ द चार्ज कैरियर। ओके, इस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन यूज इन द सर्किट, जब हम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्वेश्चन का मतलब क्या है, जब हम जीरो डायोड को सर्किट के अंदर यूज करेंगे तो जीरो डायोड क्या होना चाहिए? तो फॉरवर्ड बायस ना, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड बायस में अगर यूज करना है तो हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में जीरो डायोड और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड सेम ही होते हैं। डिटरमाइन बाय जीरो वोल्टेज, ऐसा नहीं है, हमें खुद उसको किसमें लगाना है? रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन रीजन में। ओके, बिकॉज ब्रेक डाउन रीजन जो है वो रिवर्स बायस का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रखा है? रिवर्स बायस। बट अगर कोई ऑप्शन में ब्रेक डाउन रीजन हो लिख रखा हो तो आपको ब्रेक डाउन रीजन ही ऑप्शन में लगाना है। बट ब्रेक डाउन रीजन जो होता है वो रिवर्स बायस का ही केस होता है, इसलिए आपको इस केस में हमारे पास रिवर्स बायस आंसर लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। An applied bias voltage in a PN junction diode from N region एक अप्लाइड बायस वोल्टेज है, एक पीएन जंक्शन को आपने वोल्टेज दे रखा है जो क्या है? एन रीजन जो है वो पॉजिटिव है, एन रीजन इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द पी रीजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख रखा है, एक आपने वोल्टेज कैसे दिया है? एन रीजन को पॉजिटिव लगाया है, पी रीजन को नेगेटिव दिया है। एन रीजन को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द पी रीजन। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि आपने रिवर्स बायस दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वो एन रीजन को उसने क्या दिया है? पॉजिटिव। अगर एन रीजन को पॉजिटिव दिया है यहाँ पर तो पी रीजन अपने आप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर आप एन को पॉजिटिव दे रहे हैं, पी को नेगेटिव दे रहे हैं, तो कौन सा बायसिंग होगा? रिवर्स बायस होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ रिवर्स बायस में होता क्या क्या है। सबसे पहले तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो पॉइंट्स है वो याद रखिए, इंक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर, और स्पेस चार्ज रीजन का विड्थ जो है वो रिड्यूस नहीं इंक्रीज होता है, तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज इन स्पेस चार्ज लेयर विड्थ। ओके, तो ये भी होगा। और इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। पोटेंशियल बैरियर मींस कि बिल्ट इन वोल्टेज का बात करता है। तो रिवर्स बायस में ये तीनों ही चीजें होती हैं, तो याद रखिए ये ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसको उतार लीजिए। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, और हमारे पास जो स्पेस चार्ज विड्थ है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। स्पेस चार्ज लेयर मींस की डिप्लीशन विड्थ की बात करता है, डिप्लीशन विड्थ भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो 1, 3, 4 ये तीनों ही हमारे पास राइट है, तो डी जो है इसका आंसर है। तो आप याद रख लीजिए इस आंसर को। तो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कोई रिवर्स बायस का केस आएगा तो मैं उसको और डिस्कस कर दूंगा, और डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। तो आज के लिए ये काफी है, और अब आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन का या नहीं, या क्वेश्चन ही करना है सिर्फ, तो आप मुझे बता सकते हो। और जो बच्चों ने मुझे रिकमेंडेशन दिया था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के क्वेश्चन कराऊं, तो मैं उसको ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्वेश्चन भी आगे कुछ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर दूंगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन एम्पलीफायर। ओके, यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी जेईएन में भी कई बार क्वेश्चन आया उसके ऊपर, तो बहुत आसान है ऑपरेशन एम्पलीफायर, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो और हमारे पास जो नेक्स्ट है, आपको बता देता हूं कि जो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, कौन से टाइमिंग में कौन सा लेक्चर चल रहा है, वो आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बता दिया था। और आफ्टर दैट मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये क्लास प्रीमियर लाइव है, तो मैं साथ ही साथ में आपका सॉल्यूशन मींस कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो उसी टाइम पर नहीं दे सकता हूं, बट नेक्स्ट क्लास में आपकी रिकमेंडेशन को मैं पूरे केयर से रखता हूं। तो होपफुली आप एंजॉय कर पा रहे हो क्लास को। तो आज के लिए काफी है, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।